हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 27 अगस्त सन 2020, दिन बृहस्पतिवार, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज नवमी, नक्षत्र ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। आज हम बात करना चाहते हैं, जैसे हमारी जन्म पत्रिका के अंदर 9 ग्रह होते हैं, ऐसे ही हमारी हथेली में भी 9 ग्रह होते हैं। बहुत लोग जब हम बताते हैं कई बार 9 ग्रहों के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि हाथ की रेखाओं के कई विशेषांक हमने बनाए हैं कि कैसे हाथ देखें, कैसे हथेली देखें, हथेली में ग्रहों को कैसे पहचानें। ये बड़ा ही आसान मेथड है, बहुत ज़्यादा ये ऐसा मेथड नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप ऐसा हो कि आप उसे बहुत हैवी समझ रहे हों या आपको बहुत ज़्यादा कोई सब्जेक्ट जैसे डिफ़िकल्ट लगता है, ऐसा नहीं है। जब किसी चीज़ को कोई व्यक्ति करने लगता है तो वो धीरे धीरे आसान हो जाती है। आप जब कुंडली अपनी बनवाते हैं या कुंडली में देखते हैं तो उसमें सब लिखा आता है। मंगल कहाँ बैठे हैं, किस भाव में हैं, सूर्य किस भाव में है, राहु किस भाव में है, चंद्रमा किस भाव में है, सब आपको पता लग जाता है। ऐसे आपकी हाथ की रेखाओं में भी ये सारे के सारे 9 के 9 ग्रह विद्यमान होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं आइए मैं आपको बता देता हूँ। कहा था ना, हमारे जितने भी नए साधक हैं, पुराने साधक हैं, एक अपनी डायरी बना लें, उसमें लिखते रहें। भले आपके काम की बात ना हो, पर कई बार आपके नहीं किसी दूसरे के काम आ सकती है, आप लिख लिया करें। आइए शुरू करते हैं। अब देखो, ये आपका हाथ है सबके पास। अब इसमें बहुत आसानी की बात है कि पहले तो ये 4 उंगलियां याद रखें आप। इसे कहते हैं सबसे पहली को इंडेक्स फिंगर, और इसे कहते हैं गुरु की उंगली। किसकी? बृहस्पति की। ये बीच वाली जो उंगली होती है किसकी होती है? शनि की। ये किसकी होती है? आपकी रवि की। और ये सबसे लास्ट वाली छोटी उंगली किसकी होती है? बुध की। अब 4 ग्रह तो आपने समझ में आ गए कि भाई ये बृहस्पति, ये शनि, ये सूर्य और ये बुध। अब मोटी सी बात है, अगर मैं ऐसे भी समझाऊं, बृहस्पति की उंगली के नीचे ये बृहस्पति ही ग्रह होता है। अब ध्यान रखें, जब हम आपकी जन्म पत्रिकाएं देखते हैं, हॉरोस्कोप, तो उसमें उसको ग्रह कहते हैं। और जब हथेली देखी जाती है तो वहाँ ग्रह ना बोल करके उसको पर्वत बोला जाता है। पर्वत क्यों? क्योंकि ये उठे हुए हिस्से होते हैं, जैसे पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं। इसलिए इनको जब इस विद्या का आविष्कार हुआ तो ग्रह न बोल करके पर्वत बोला गया। सूर्य पर्वत, रवि पर्वत, गुरु पर्वत, शनि पर्वत। अब 4 उंगलियां मैंने जैसे आपको बताई, इसके नीचे गद्दीनुमा पोर्शन, गुरु की उंगली के नीचे गुरु पर्वत, शनि के नीचे मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत, रिंग फिंगर के नीचे रवि उंगली के नीचे सूर्य पर्वत, कनिष्ठिका के नीचे बुध उंगली के नीचे बुध पर्वत। 4 ग्रह क्लियर हो गए। चंद्रमा की बात करते हैं, ये गद्दीनुमा जो स्थान होता है हथेली में, ये होता है चंद्र पर्वत। आया समझ में? कितने ग्रह कवर हो गए? 5। अब हम छठे ग्रह की तरफ चलते हैं। मंगल भी बता देते हैं क्योंकि ये बीच में हमने बताया आपको। अब ये चंद्र पर्वत से ऊपर होता है मंगल ए, और अंगूठे के थोड़ा सा नीचे होता है मंगल बी। हथेली में मंगल 2 जगहों पर होता है, चंद्रमा से थोड़ा ऊपर और यहाँ अंगूठे से थोड़ा सा नीचे। ये मंगल पर्वत 2 जगह होता है। अब मंगल के बाद कौन सा ग्रह रह गया हमारा? बीच में एक रह गया शुक्र। फिर दोबारा से रिवाइज करूँगा, समझ में आ जाएगा। शुक्र पर्वत, जहाँ मंगल पर्वत होता है अंगूठे के नीचे, ये फैला हुआ क्षेत्र सारा शुक्र क्षेत्र का होता है। अब 2 ग्रह रह गए, राहु और केतु। हथेली में मध्य से थोड़ा सा ऊपर राहु का स्थान होता है और उस सबसे नीचे की तरफ हल्का सा केतु का। कुछ विद्वान नीचे की तरफ केतु और ऊपर की तरफ राहु मानते हैं। बात एक ही है क्योंकि दोनों ग्रह वक्र स्थिति से होते हैं, एक दूसरे पर दृष्टिपात होता है। ये स्थिति हो गई। अब मैं
आपको शुरू से रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले नवग्रहों में राजा कौन है? सूर्य। तो वो मोटी सी बात है, रवि उंगली के नीचे, सूर्य उंगली के नीचे सूर्य ग्रह। फिर दूसरे ग्रह चंद्र, दिन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, चंद्रमा। चंद्र यहाँ होता है। मंगल, चंद्र के बाद क्या आता है? मंगल। मंगल 2 स्थानों पर होता है। फिर क्या आता है? बुध, लिटिल फिंगर के नीचे बुध पर्वत, इसे मरकरी माउंट कहते हैं इंग्लिश में। अब बुध के बाद क्या आया? बृहस्पति, जुपिटर। ये इंडेक्स फिंगर के नीचे जुपिटर माउंट होता है, ये जुपिटर पर्वत कहलाता है। इसके बाद क्या आया? फिर जुपिटर के बाद विनस, शुक्र। शुक्र अंगूठे के नीचे बड़ा सा घेरते हुए ये विनस होता है, विनस माउंट होता है। उसके बाद क्या आया? सैटर्न, शनि माउंट, शनि पर्वत। मिडल फिंगर के नीचे शनि। फिर राहु और केतु, वो हमने मध्य में आपको बता दिए। इतनी सी पहचान होने के बाद हमें ये मालूम हो जाता है हमारी हथेली में 9 ग्रहों का वास है। 12 राशियां हमारी हथेली में होती हैं, 27 नक्षत्र हमारी हथेली में होते हैं, 28वां अभिजीत होता है, और जो तीर्थ होते हैं वो हमारी हथेली में होते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमारी हथेली में होती हैं। हालांकि जब जैसे हम ही लोग हाथ देखते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, 1-2 मिनट में सारी चीज़ें जहन में आ जाती हैं, सब दिमाग में आ जाती हैं। लेकिन हमें ये तो पता लगा कि ये सूर्य है, ये शुक्र है, ये मंगल है, ये बुध है, लेकिन उनकी सिचुएशन कैसी है, ये फिर गणित है। यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ एक्सपीरियंस काम आता है आपके। तो ये मुझसे बहुत लोगों ने कहा था जो ज्योतिष सीख रहे हैं, हाथ देखना सीख रहे हैं, कि शर्मा जी कभी दोबारा से ऐसे समझा दीजिए। तो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस चलेगा कि बृहस्पति पर्वत किस ओर झुका हुआ है, बृहस्पति पर्वत के ऊपर कोई क्रॉस तो नहीं, कोई कुंदुक का चिन्ह तो नहीं। हाँ, ये सब चीज़ें भी होती है। नए दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, पुरानों को तो सब पता है चीज़ें, या जो लोग जानकार हैं इस विद्या के उन्हें तो सारा पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मिसाल के तौर पे ये बृहस्पति पर्वत है, यहाँ अगर काला चिन्ह हो कुंदुक का तो ये गुरु चांडाल दोष बन जाता है। जैसे आपकी कुंडली में होता है ना गुरु चांडाल दोष, ऐसे यहाँ बन जाता है। ये बृहस्पति पर्वत उन्नत हो, गद्दी नुमा उठा हुआ और इस पर क्रॉस का चिन्ह हो। अमूमन ये क्रॉस का चिन्ह बहुत लोगों के मिलता है, जिनके मिलता है वो बहुत अच्छे होते हैं, जिनके नहीं होता वो भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ होता है वहाँ वो लोग खरीद फरोख्त के बहुत शौकीन होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और भावुक होते हैं, और इसी के साथ साथ कुछ कर गुजरने की तमन्ना, बड़ा नाम फेम उन लोगों के मन में होता है। बहुत सारी बातें होती हैं। ये मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है कि इंडेक्स फिंगर के नीचे क्रॉस हो तो क्या होता है, वो आप सुन सकते हैं हमारी अलग से। तो इन ग्रहों का फिर ज्ञान होना चाहिए। अब ये शनि है बीच वाला, अब शनि का झुकाव सूर्य की तरफ है या शनि का झुकाव बृहस्पति की तरफ है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें अपना अस्तित्व रखती हैं। हथेली देखना बहुत आसान भी है और बहुत आसान नहीं भी है, क्योंकि एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने डिग्री तो ले ली, MBBS तो आप कर लिया आपने, MD कर लिया आपने, लेकिन उसके बाद जब आपका अनुभव होता है, प्रैक्टिकल होता है, वो बड़ी चीज़ होती है। वो तो पता लग गया हमने डिग्री ले ली, हमें पता लग गया शनि यहाँ, मंगल यहाँ, बुध यहाँ, लेकिन वो किस स्थिति का है, कौन से ग्रह का उपाय आपकी हथेली से होना चाहिए, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है कैसे सोल्यूशन हो इसका, कौन सा मंत्र आपको सार्थकता दे सकता, कौन सा यंत्र आपको ज़िंदगी दे सकता, यानी कि आपको खुशियाँ लौटा सकता, कौन सा दान, कौन सा पुण्य आपको कराया जाए। तो बहुत सारी बातें हैं। जो ज्योतिष के छात्र हैं बेटा, ये सब बातें दिमाग में रखना, और अच्छी अच्छी बहुत प्राचीन हमारी पुस्तकें हैं, उनको भी आप थोड़ा सा अध्ययन में लाओ तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और बाकी मैं आपसे वादे तो बहुत सारे कर देता हूँ कि भाई, लेकिन समय कई बार नहीं मिल पाता है ना। अभी मन हो रहा था आपसे बोलूँ कि मैं आपको पामिस्ट्री पे बहुत सारे एपिसोड दे सकता हूँ, लेकिन कई बार समय की इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं, नहीं बता पाता आपको, है ना। लेकिन मेरे जितने भी पुराने पामिस्ट्री के ऊपर एपिसोड्स हैं वो आप ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, उससे कुछ ना कुछ मटेरियल आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज हमने जाना कि हमारी हथेली में 9 ग्रह यानी कि 9 पर्वत कहाँ कहाँ वास करते हैं। आइए, समय हो चला है भगवती की साधना उपासना का। जुड़ते हैं माँ इंद्राक्षी से।
ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, खास तौर से हस्तरेखा विद्या, जिन जातकों के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, समय के बारे में ना बिल्कुल भी पता हो, उन लोगों के लिए ये विद्या बहुत अमृत तुल्य कार्य करती है। आपके जीवन में कोई तकलीफ आ रही है और वो आपसे सुलझ नहीं रही है, तो हम पामिस्ट्री का सहारा ले सकते हैं। आप जहाँ भी आप जाएंगे आपको बोला जाता है डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ की रेखाओं से आप 100% जान सकते हैं कि आपकी इस समस्या का निदान कैसे हो सकता है। निदान, और बड़ी चीज़ निदान ही तो है। डॉक्टर साहब भी जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपसे कहते हैं कि साहब अब समझ में नहीं आ रहा आपका बुखार क्यों नहीं उतर रहा, आप चेकअप कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, कहीं डेंगू तो नहीं, मलेरिया तो नहीं, कुछ है तो नहीं। तो बहुत कुछ पता लगता है जब रिपोर्ट्स होती हैं, और फिर ट्रीटमेंट भी अच्छा हो जाता है। तो ऐसे आपकी हथेली से बहुत कुछ पता लगता है और फिर ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो जाता है। घबराइए मत, परेशान मत होइए। जीवन में अगर तकलीफ़ें हैं तो उन्हें आसान करने के रास्ते भी हैं, सवाल हैं तो जवाब भी हैं, जवाब हैं तो सवाल भी हैं, समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, है ना। तो इसलिए अगर आपके मन में कोई ऐसी तकलीफ़ है, समस्या है, तो आप किसी भी निकटतम अच्छे किसी पामिस्ट को जो हाथ देखने की अच्छा इल्म रखते हो, ज्ञान रखते हो, आप उनसे मिल करके अपनी तकलीफ़ों का हल जान सकते हैं। इतना ज़रूर करूँगा कि उसके लिए मंत्र साधना और दान पुण्य ही सर्वश्रेष्ठ रहता है, न कि बहुत ज़्यादा नग नगीने और अंगूठिए आदि, क्योंकि उसमें मन टूट जाता है, कई बार बहुत पैसा भी खर्च हो जाता है और कार्य सिद्धि नहीं हो पाती। मंत्र पढ़ने से, दान करने से मन में खुशी होती है, चलो 1% हमारा काम नहीं बना तो हमने कोई दान कर दिया, अच्छा किया, हमने भगवान का मंत्र पढ़ा, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। आज नहीं तो भगवान कल तो हमारी सुनेंगे, है ना। तो दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ज़िंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया
कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।